अमेरिका के शिकागो शहर में सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। हैरत की बात तो यह थी कि इस चोरी को किसी गैंग ने नहीं बल्कि एक सिंगल आदमी ने अंजाम दिया था। आइए जानते हैं इस चोरी की पूरी कहानी। डीटीएस की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। शिकागो के एक छोटे से शहर बैरिंगटन में एक बैंक बना हुआ था जिसका नाम था फर्स्ट नेशन बैंक। उस वक्त के जो भी बैंक वोल्ट हुआ करते थे वो सब टाइम लॉग के हिसाब से काम करते थे। मतलब कि बैंक मैनेजर को एक टाइम तय करना होता था कि इस समय से लेकर इस समय तक वोल्ट बंद रहेगा, और एक बार टाइम लॉग के हिसाब से बंद हो जाता तो फिर उसे कोई भी नहीं खोल सकता था, फिर चाहे किसी के पास उसकी चाबी ही क्यों ना हो। और इसी तरह शनिवार को लॉकर को टाइम लॉक लगाकर बंद कर दिया जाता था ताकि संडे की छुट्टी के बाद सीधा मंडे को ही खोला जाए। 11 अप्रैल 1981 शनिवार का दिन था और उस दिन भी बैंक कर्मचारी मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चले जाते हैं। वोल्ट में जो भी सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस थे उन्हें बहुत ही हाई सिक्योरिटी वोल्ट में रखा जाता था क्योंकि लोग उसमें अपना कीमती सामान रखते थे और इसीलिए उसे खोलने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत होती थी। एक चाबी कस्टमर के पास होती थी और दूसरी चाबी बैंक के पास होती थी। दोनों चाबियां एक साथ लगा कर ही उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स को खोला जाता था। और इसीलिए 13 अप्रैल 1981 की सुबह जब वोल्ट अटेंडर और कस्टमर दोनों जब अपनी अपनी चाबियां लेकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स में लगाते हैं तो बॉक्स का सरेंडर लॉक टूटकर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। तब उनको पता चलता है कि इस बॉक्स के साथ साथ 74 सेफ डिपॉजिट बॉक्स लूट लिए गए हैं। और उन चोरों ने इन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को इतनी सफाई से तोड़ा था कि देखने पर लग ही नहीं रहा था कि इनको तोड़कर इनमें से सामान चुराया गया है। यहाँ तक कि टूटे हुए लोग भी अपनी अपनी जगह पर थे, लेकिन जैसे ही उनको छुआ जाता वो सेफ बॉक्स के अंदर गिर जाते। ऐसा लग रहा था जैसे चोर ने यह सब अपनी चोरी छिपाने के लिए किया था और वो ये नहीं चाहता था कि बैंक के लोगों को इस चोरी के बारे में जल्दी पता चले। फिर बैंक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया क्योंकि यह एक बड़ी बैंक रॉबरी थी। पुलिस को तहकीकात में यह पता चलता है कि चोरों ने जो प्रॉपर्टी पेपर चुराए थे उनकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी। पुलिस के लिए एक सवाल नाक में दम किया हुआ था कि आखिरकार यह चोर वोल्ट में घुसे कैसे, क्योंकि ना तो वोल्ट की दीवारों पर कोई सुराख था और ना ही ज़मीन पर कोई सुरंग थी, और वोल्ट का दरवाज़ा भी बिल्कुल ठीक ठाक था जिस पर कोई तोड़फोड़ का निशान नज़र नहीं आ रहा था। इसी के साथ पुलिस को वहाँ पर एक अलार्म क्लॉक, हथौड़ी, पेचकस और एक पेशाब से भरी बोतल मिलती है। पुलिस को वहाँ पर मिले सबूतों ने भी इतना उलझा दिया था कि पुलिस चाहकर भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर पर इसे परफेक्ट चोरी और परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। पर पुलिस के सामने जो सबसे चौंका देने वाला सच सामने आया वो ये था कि इस परफेक्ट चोरी को अंजाम देने वाला कोई गिरोह या गैंग नहीं बल्कि सिर्फ एक शख्स था जो पेशे से नाई बार्बर था, जो कि लोगों के बाल काटता था, और उसका नाम था विलियम स्मार्टो। विलियम स्मार्टो जो कि एक पेशावर चोर था और उसने इसके पहले भी कई और बैंक डकैतियों को अंजाम दिया था, पर यह उसकी सबसे खतरनाक कामयाब बड़ी बैंक डकैती थी। इन सब चोरियों में विलियम की मदद उसका भाई करता था जिसका नाम था विंसेंट। वो दोनों उन्हीं बैंकों को निशाना बनाते थे जिन बैंकों में अमीर लोगों के लॉकर हुआ करते थे, और यह फर्स्ट नेशन बैंक भी इन्हीं बैंकों में से एक बैंक था। 1 अप्रैल 1981 इस चोरी के ठीक 10 दिन पहले दोनों फर्स्ट नेशन बैंक के अंदर जाते हैं और एक लॉकर रेंट पर ले लेते हैं और वहां पर अपना फर्जी नाम पता रजिस्टर करा देते हैं। और दोनों भाई अक्सर बैंक के चक्कर लगाने लगे, बार बार बैंक में आते जाते ताकि वहां का बैंक स्टाफ उनको पहचानने लग जाए, कभी वोल्ट में कुछ जमा कराने के बहाने तो कभी वोल्ट अटेंडर से मिलने के बहाने से। इसी बहाने से विलियम और विंसेंट ने बैंक की पूरी जानकारी हासिल कर ली। कौन कब कहाँ होता है, कब लंच का समय होता है और कब बैंक अंदर और कब बैंक बंद होता है, ये सारी जानकारी उन दोनों ने हासिल कर ली थी। और इसी सब के बीच स्मार्टो ने बैंक की एक सबसे बड़ी कमी को पकड़ लिया था, और वो यह थी कि बैंक में एंट्री के वक्त तो
कस्टमर की आईडी चेक होती है, लेकिन वापस जब बैंक वॉल्ट से बाहर जाते हैं तब उनका कोई आईडी चेक नहीं होती है। फिर स्मार्टो रोज़ एक एक करके अपने औजारों को बैंक वॉल्ट में ले जाकर रखता था। स्मार्टो पूरे औजारों को कभी भी एक साथ नहीं लाता, एक एक करके औजारों को अपने सेफ्टी बॉक्स में जमा करता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। और वहीं बैंक वॉल्ट की छत की फोर सीलिंग में एक छोटा सा सुराग हुआ था। स्मार्टो का बैंक लॉकर भरने के बाद उसने बाकी के अपने औजार, खाना और ज़रूरत के सामान उस फोर सीलिंग में छुपा दिए। अब जो आखिरी काम था वो था बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम का पता करना और उसको डीएक्टिवेट करना। इसका पता लगाने के लिए स्मार्टो ने एक अलार्म क्लॉक में रात 3 बजे का अलार्म सेट किया और उसे फोर सीलिंग में छुपा दिया। जैसे ही अलार्म बजने लगा, बैंक के सारे सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गए और पुलिस फौरन बैंक पहुंच जाती है। यह सब कुछ स्मार्टो बैंक के बाहर खड़ा होकर देख रहा था और उसे यह कंफर्म हो जाता है कि बैंक में कई सारे सिक्योरिटी अलार्म मौजूद हैं और फिर पुलिस भी वहां से चली जाती है क्योंकि उनको वहां कुछ नहीं मिलता। फिर स्मार्टो 2 दिन बाद बैंक के अलार्म सिस्टम को ढूंढकर उनको डीएक्टिवेट कर देता है और इसे कंफर्म करने के लिए दोबारा 3 बजे का अलार्म लगाकर फोर सीलिंग में एक अलार्म क्लॉक रख देता है। फिर 3 बजे अलार्म बजता है लेकिन कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजता है और ना ही कोई पुलिस आती है। इसका मतलब यह था कि अब बैंक के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो चुके हैं और अब स्मार्टो के सामने सबसे मुश्किल सवाल यह था कि वो चोरी के लिए वॉल्ट में घुसेगा कैसे, और जो तरीका उसने अपनाया वो बेहद ही हैरत अंगेज था। 11 अप्रैल 1981 की सुबह स्मार्टो बैंक पहुंचता है और अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में अपना सामान रखने की बात वॉल्ट अटेंडर से करता है। वॉल्ट अटेंडर उसका सेल्फ बॉक्स खुलवा कर वहां से चली जाती है और फिर उस वॉल्ट से स्मार्टो गायब हो जाता है। चूँकि बाहर स्मार्टो का भाई विंसेंट वॉल्ट अटेंडर को अपनी बातों में उलझा कर रखता है और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वॉल्ट के अंदर जाने वालों की ही एंट्री होती है, बाहर जाने वालों की नहीं। इसीलिए वॉल्ट अटेंडर को यह मालूम ही नहीं चला कि स्मार्टो बाहर आया है या नहीं। और जब उसको वॉल्ट के अंदर कोई नहीं दिखता है तो वो बाहर से वॉल्ट को बंद कर देती है, यह सोचकर कि शायद स्मार्टो चला गया है। इसके बाद जो हुआ वो ऐसा था जिस पर लोगों का यकीन करना मुश्किल था। कोई एक शख्स इस तरह से बैंक को लूट सकता है। इस बैंक में एक कमी और थी जो कि स्मार्टो जानता था। इस बैंक के वॉल्ट में जो सेफ डिपॉजिट की अलमारियां थी वो जहां पर ख़त्म होती थी वहां पर कोने में एक आदमी के छुपने जितनी जगह मौजूद थी, दोनों अलमारियों के बीच में। और इसी का फ़ायदा उठाकर स्मार्टो अलमारी पर चढ़कर उस कोने में छिप गया। फिर शनिवार की शाम को वॉल्ट अटेंडर मंडे तक का लॉक लगाकर वहां से चली जाती है। अब स्मार्टो के पास 11 अप्रैल की रात और संडे का पूरा दिन और संडे की पूरी रात थी इस वॉल्ट को लूटने के लिए। और अब शुरुआत होती है अमेरिका की सबसे खतरनाक चोरी की, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। स्मार्टो को जब इस बात की तसल्ली हो जाती है कि बैंक पूरी तरह खाली हो चुका है और बैंक में उसके अलावा कोई नहीं है, फिर वो उस कोने से बाहर निकलता है और अपनी टॉर्च जलाता है और अपने सारे औजार बाहर निकालता है और एक एक करके बैंक लॉकर को तोड़ना चालू कर देता है। वो लॉकर को इस तरीके से तोड़ता है कि उनको वापस लगाया जा सके। इसीलिए वो अपने सारे स्टॉप बोल्ट लेकर आता है ताकि वो लॉकर को वापस अपनी जगह पर फिट कर सके, जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो। चोरी के साथ साथ स्मार्टो जो भी कचरा ज़मीन पर गिर रहा था उससे भी साफ करता रहता है। अपनी चोरी पूरी करने के बाद वो उन 74 बॉक्स को वापस लगा देता है और जो स्टॉप बोल्ट वो अपने साथ लेकर आया था उनकी मदद से लॉकर के लॉक को वापस फिट कर देता है जैसा कि वो पहले थे। और फिर स्मार्टो चोरी का माल अपने बैग में भरकर वापस उसी जगह पर छिप जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। 13 अप्रैल 1981 मंडे की सुबह बैंक खुलता है और बैंक अटेंडर वॉल्ट खोलती है और अंदर जाती है
उसको सब कुछ रोज़ की तरह नॉर्मल ही नज़र आता है। फिर वह वापस बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, स्मार्टो कंस्ट्रक्शन मजदूर में पहने जाने वाले कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। चूँकि उस बैंक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर स्मार्टो लूट की रकम से भरे बैग लेकर बैंक के लोगों के सामने से निकल जाता है और उस पर कोई शक तक नहीं करता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से मज़दूरों का बैंक में आना जाना लगा हुआ था। क्योंकि स्मार्टो का भाई विंसेंट बैंक के बाहर कार में स्मार्टो का वेट कर रहा था। स्मार्टो लूट से भरे बैगों को उस कार की डिक्की में रखता है और दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। दो भाइयों ने मिलकर एक ऐसी बैंक रॉबरी को अंजाम दे दिया था जो कि अमेरिका पुलिस और FBI के लिए इज्जत की बात थी। पुलिस ने इस केस की जांच की, उस वॉल्ट की फ़ोटोज़, वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ पुलिस ने किया, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चला और यह एक अनसॉल्व केस समझकर बंद कर दिया गया। फिर कुछ सालों बाद शिकागो के दूसरी बैंक के एक वॉशरूम में एक आदमी पर फोर्स सीलिंग गिर जाती है। उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर कोई चल रहा है और वो इसकी जानकारी वहाँ के सिक्योरिटी को देता है। सिक्योरिटी वहाँ पर चेक करती है तो उनको उस फोर्स सीलिंग के अंदर किसी के पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं और फिर बैंक पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस शख्स को चेतावनी देती है कि या तो वो बाहर आ जाए, नहीं तो उसको गोली मार दी जाएगी। और वो शख्स वहाँ से बाहर आ जाता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि विलियम स्मार्टो ही होता है। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस की पूछताछ के दौरान यह पता चलता है कि फर्स्ट नेशन बैंक की लूट भी इन्होंने ही की थी और इसके साथ साथ इन दोनों ने और कई बैंकों को लूटा है और अब तक की लूटी हुई रकम $2 मिलियन से भी ज़्यादा की है। विलियम ने बताया कि वह चोरी सिर्फ शौक के लिए करता था, उसको मज़ा आता है, ऐसे जोखिम भरे और रिस्की काम करने में उसको बहुत आनंद आता है, बस वो इसीलिए यह सारी चोरियां किया करता था। फिर कोर्ट ने उन दोनों भाइयों को 20 साल की सज़ा सुना दी। ये थी अमेरिका की सबसे बड़ी चोरी की कहानी। ऐसी ही दिलचस्प और अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।